एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टोटल न्यूज में। 3 से 4 मिनट का समय रह गया है। थोड़ी देर में मतगणना केंद्रों पर शुरू हो जाएगा, वोट काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। रुझान 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, ये वो 5 राज्य जिनका चुनाव परिणाम आज आ जाएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। पश्चिम बंगाल सबसे सेंसिटिव स्टेट के तौर पर सामने आया, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 3 लेयर सिक्योरिटी है। केंद्रीय ऑब्जर्वर की अतिरिक्त नियुक्ति की गई है। भवानीपुर से लेकर कई काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। सिर्फ 3 मिनट का समय, 3 मिनट से भी कम लगा लीजिए। अब आप काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तस्वीर साफ होने वाली है। 8 बजे से चुनाव परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। बंगाल में 293 विधानसभा की सीट है। असम की बात करें 126 विधानसभा सीट है। पुडुचेरी में 30 विधानसभा की सीट है। केरल में 140 विधानसभा सीट है और तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीट है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रदीप कुमार हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं और आपको पल पल की अपडेट देंगे। आप जो अपनी टीवी स्क्रीन देख पा रहे हैं, मेरे ऊपर टैली है पश्चिम बंगाल को लेकर जो नतीजे होंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी। आंकड़ों से आपको समझाएंगे, पल पल की अपडेट आपको देंगे। एक तरफ असम का पूरा परिणाम बताया जा रहा है, इसके अलावा पुडुचेरी रोटेट होकर आपको तस्वीर, आंकड़े, सब कुछ क्लियर होगा। आपकी सहूलियत के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस पार्टी को कितना जनादेश मिल रहा है, रुझान क्या कहते हैं। तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रदीप जी के पास जाएंगे। प्रदीप जी, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर बात कर रहे थे, दोनों पार्टियों में डिफरेंशिएट क्या है वो हम कह रहे थे। राजनीतिक पंडित किस तरह का अनुमान लगा रहे हैं। देखिए, एक होता है जनाधार खोना, दूसरा है जनाधार पाने के लिए कोशिश भी ना करना। हम अक्सर देखते आए हैं, व्यवस्थाओं को कोसती रही है कांग्रेस, विरोध की राजनीति करती रही है, लेकिन जो पार्टी की अपनी एक यूएसपी को डेवलप करना होता है, ऐसा कोई यूएसपी कांग्रेस अब तक डेवलप नहीं कर पाई है। जनता के बीच में नहीं जा पाई है, जनता से जुड़ नहीं पा रही है। देखिए, एक उतार चढ़ाव आता है राजनीति में। इसको कहा जाता है कि एक फेज वाइज ऐसा टाइम आता है जब सत्ता आपके पास नहीं रहती है, और जब सत्ता आपके पास नहीं रहती है तब सत्ता के समीकरण बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की, सबसे ज्यादा रणनीति बनाने की जरूरत रहती है। लेकिन उसमें यह भी काबिल गौर है कि जिस तरीके से राज्यों का चुनावी समीकरण रहा है और केंद्र में सत्ता के बावजूद बीजेपी ने जो राज्यों को फोकस करते हुए एक एक राज्य पर विशेष रणनीति, माइक्रो मैनेजमेंट के साथ उन्होंने चुनावी रणनीति बनाते हुए काम किया है, तो चुनावी मशीनरी में तब्दील हो गई है बीजेपी पार्टी। ये उनके विरोधी भी मानते हैं, और राज्य में जीत का आधार तय करते हुए केंद्र की सत्ता तक उन्होंने मजबूती से अपने कदम जमाए रखे हैं। और इसको बखूबी यहाँ पर हमने देखा है कि राज्य में कमजोर ना पड़ते हुए उन्होंने केंद्र की सत्ता को लगातार हासिल किया है, और इसलिए केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, और इसलिए राज्य के समीकरणों को उनको विशेष सर्वोच्च तवज्जो देते हुए खुद चुनावी कैंपेन में जी तोड़ मेहनत करते हैं। प्रधानमंत्री, उनके रणनीतिकार, गृह मंत्री अमित शाह जो चुनावी रणनीतिकार वो माने जाते हैं। लेकिन ये भी काबिल गौर बात है कि रंजना इस वक्त सत्ता में नहीं है, लंबा वक्त हो गया है। राज्यों में केवल 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, गठबंधन में वो तमिलनाडु में सरकार में है। लेकिन अगर देखें तो कहीं ना कहीं अब जब चुनावी मुकाबला ये हुआ है तो उनमें केवल केरल में उम्मीदें उनकी यहाँ पर सरकार की वापसी की ओर वो इशारा कर रहे हैं कि केरल में कांग्रेस वापस हो सकती है। लेकिन आने वाले राज्यों में जब चुनावी मुकाबले होंगे तो उसमें उनकी सरकार, जब आगे चुनावी मुकाबला होगा तो हिमाचल में वो लूज करेंगे, ये चुनावी विश्लेषक बताते हैं। लेकिन ये समीकरण जब हम देख रहे हैं 5 राज्यों का, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी है, लेकिन तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार रही है, त्रिकोणीय मुकाबला विजन बनाएंगे। दूसरी तरफ रंजना, जिस तरीके से जब सत्ता की मशीनरी, चाबी आपके पास होती है तो आपके पास बहुत अच्छे समीकरण बैठाने की पावर होती है, ताकत होती है। कांग्रेस ये आरोप लगाती है, विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि आज जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, केंद्र की राजनीति में ईडी का दखल है, और इसलिए विरोधियों को लेकर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो उनको दबाने के लिए कोशिश की जाती है। चुनावी टाइमिंग में भी ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है, बचाव में बीजेपी ये तर्क देती है।
तो ये जरूर है कि चुनावी रणनीति के साथ साथ हर साम दाम दंड भेद की रणनीति वो यहाँ पर केंद्र में मौजूद बीजेपी अपनाती रही है। विपक्ष के और ये आरोप हैं। बड़ा अपडेट दे दे प्रदीप जी, बने रहिएगा। मतगणना शुरू हो चुकी है, मतगणना शुरू हो चुकी है। तस्वीरें अब साफ होनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, मतगणना शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। किसके पक्ष में जनादेश आया, जनता का मिजाज क्या था, किसकी किस्मत क्या तय करी है, इन 5 राज्यों की जनता के मतदाताओं ने आज तस्वीर साफ हो जाएगी। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। एग्जिट पोल अलग आंकड़े बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल क्या है वो आज साफ हो जाएगा। हमारी टीम तैनात है जो पल पल की अपडेट आपको देगी। थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। प्रदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए। और देखिए बिल्कुल रंजना, और मैं कह रहा था कि जिस तरीके से आज आपके पास तमाम संसाधन मौजूद हैं, तो उसके जरिए बीजेपी एक बड़े पावर के सेंटर के तौर पर आज सत्ता में है। और जब एक दौर था जब इंदिरा गांधी की सरकार होती थी, तब यही आरोप कांग्रेस पर लगते थे, तो वो भी एक दौर था। अब ये दौर है जिसमें कहीं ना कहीं विरोधी कमजोर पड़े हैं और सत्ता के हासिल करने के लिए जिस वो कहते हैं कि जनता का समर्थन हासिल करना आसान नहीं रहा है। आज आपको जमीन पर काम करना होता है, रणनीति बनानी होती है, संसाधन के लिए तमाम जो पैसे की धनबल की जरूरत पड़ती है, उसमें कांग्रेस धीरे धीरे पिछड़ रही है। और यही वजह है कि अब केंद्र की सत्ता पर काबिज जो बीजेपी है वो हर संसाधन में मजबूत है, और इसलिए वो एक के बाद एक राज्यों में अपनी पूरी पावर झोंकते हैं। पूरे सत्ता का मशीनरी का इस्तेमाल होता है, विपक्षी आरोप लगाता है। तो जरूर है कि इसके जरिए उन्होंने अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो माइक्रो मैनेजमेंट और जो चुनावी रणनीति है उसमें वो जितनी जी तोड़ मेहनत करते हैं तो उसमें विरोधियों को पीछे पछाड़ देते हैं, और इसलिए वो सत्ता में एक के बाद एक राज्यों में लौटे हैं। कई समीकरण उन्होंने बनाए हैं, वो छोटे दलों को अपने साथ लेते हैं, अलग अलग वोटों का बंटवारा करते हैं, और विपक्ष ये रणनीति कई जगह भाप पाता है, कई जगह भाप नहीं पाता है। अंतिम समय पे रणनीतियां वो बदलने में माहिर है, और इसलिए आज माइक्रो मैनेजमेंट में बीजेपी सबसे आगे पार्टी खड़ी हुई नजर आती है, जिसका फायदा उसको मिला है। केंद्र की सत्ता तक वो लगातार बने हुए हैं, राज्य में उनकी सरकारें हैं, गठबंधन में वो सरकार में बने हुए हैं। अब ये बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से विपक्ष की बात करें तो ममता बनर्जी बंगाल में वो काबिज रही हैं, लेकिन इस बार क्या वो वापसी कर पाएंगी, बड़े सवाल है। तो रंजना, ये जो काउंटिंग शुरू हुई है, पोस्टल बैलेट खुल रही हैं, पहले जो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, और उसके बाद करीब 8 बजे 8:30 बजे के आसपास जो है वो ईवीएम खुलने शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे वो तस्वीर साफ बयान करते नजर आएंगे कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल का एक बड़ा चुनावी रन और मुकाबला, और इसमें बीजेपी के लिए अच्छे संकेत आ रहे हैं कि वो यहाँ पर बंगाल में उनकी सरकार बनाने का खाता वो खोल सकते हैं। इस तरह के संकेत जो मिले हैं उससे वो उनके कार्यकर्ता, उनके नेता तमाम उत्साहित हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो असम में उनकी सरकार है, लेकिन उसको चुनौती नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि असम में कोई अनुमान ये नहीं लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस की वापसी हो जाएगी। वहां पर जो बीजेपी की सरकार है वो बरकरार रहेगी। ये तमाम अनुमान राजनीतिक पंडित लगा रही हैं, जो एग्जिट पोल हुए हैं या फिर जो वहां से रिपोर्ट आई है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है बीजेपी के लिए कि उनकी सरकार को, जो असम में मौजूदा सरकार है उसको फिलहाल खतरा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर केरल की बात करें तो यहाँ पर मुख्य मुकाबले में बीजेपी नहीं थी, तो ऐसे में लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसके बीच का मुकाबला है। तो उसमें निगाहें हैं कि क्या कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। लेकिन रंजना, ये जो काउंटिंग हम देख रहे हैं पोस्टल बैलेट की, ये जो शुरू हुई है, अगर इस पर हम लौट कर आते हैं तो ये निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमूमन कई राज्यों में जब चुनावी समीकरण हमने देखे हैं, पोस्टल बैलेट जैसी खुलते हैं और रुझानों में जैसी ही बढ़त बनाई जाती है तो एक माहौल बनता है, और इसीलिए इसको भापते हुए ममता बनर्जी ने अपने काउंटिंग एजेंट्स को बूथों पर खास निगरानी के आदेश दिए हैं, ये कहते हुए कि ये आक्रामक तेवर देखा है, ये आक्रामक तेवर देखा है हमने ममता बनर्जी का। जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से इसी तरीके का तेवर ममता बनर्जी का रहा है। प्रदीप जी बने रहिएगा। विशाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ललित भी हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़े हुए हैं। ललित, देखिए चुनाव प्रचार वो मौका होता है जब पार्टी अपने प्रसार की
जमीन तैयार करती है। लेकिन यहां अगर हम देखेंगे तो एक चेहरा जिसने बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव प्रचार किया है, पीएम मोदी ने भी किया, गृह मंत्री अमित शाह ने किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, बीजेपी ने तमाम अपने स्टार प्रचारक उतारे, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार किया, ऐसा लग रहा था यूपी का चुनाव है। तो योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा पिछले एक दशक में उभर कर सामने आया है। जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उनकी डिमांड हर राज्य के चुनाव में होती है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर योगी आदित्यनाथ के मॉडल की चर्चा ना होती हो, योगी आदित्यनाथ के लिए डिमांड ना होती हो। कई जगह तो भारतीय जनता पार्टी को अपने स्तर से स्टार प्रचारक देने होते हैं, लेकिन कई नेताओं के लिए राज्य की यूनिट से डिमांड आती है, और जिस नेता के लिए सबसे ज्यादा डिमांड आती है भारतीय जनता पार्टी में, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। अलग अलग राज्यों में, अभी आपने बिहार का इलेक्शन देखा, तो बिहार में इलेक्शन के दौरान भी उनकी जबरदस्त डिमांड थी। हरियाणा के इलेक्शन में हमने देखा तो हरियाणा के इलेक्शन में उनकी डिमांड थी। महाराष्ट्र में वो चुनाव प्रचार करने गए, बंगाल में चुनाव प्रचार करने गए। तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार करने का जो कैंपेन करने का तरीका है, जो उनका अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का तरीका है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक ऐसा अपने आप में श्रोताओं को बांटता है, वोटरों को बांटता है, कि वो कहीं ना कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह भी है रंजना, मोटी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 11 साल में जिस तरीके से अपनी सरकार के कामकाज से एक महत्वपूर्ण लाइन खींची है, एक बहुत बड़ी लाइन जो उन्होंने खींची है, जो वर्किंग उन्होंने करके दिखाई है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां कहा जाता था कि कानून व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकती है, उस राज्य में उन्होंने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, और आज खुद लोग ये मानते हैं कि अगर देश में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये पूरा एक सीन है, इस सीन में योगी आदित्यनाथ का कंट्रीब्यूशन भी कोई कम नहीं है, लेकिन पार्टी है, क्योंकि पार्टी में हर आदमी का अपना कंट्रीब्यूशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, नितिन नवीन हो, सब लोगों ने जो है जिस तरीके से वो किया है। और वही अगर देखा जाए आज के चुनाव में एक सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार आज के चुनाव, बंगाल की अगर विशेष तौर पर बात करें, तो अगर आज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है या तृणमूल कांग्रेस जीतती है, तो आखिर किसको क्या हासिल होने वाला है। तो ये मेरा ये मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतती है तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास ये 17वां राज्य होगा जो उसके खेमे में जुड़ जाएगा। वहीं अगर ममता बनर्जी ये चुनाव जीतती है तो आप ये मानकर चलिए कि विपक्ष में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत नेता के तौर पर ममता बनर्जी उभर कर सामने आएंगी। इसके अलावा बंगाल में उनका जो अभेद्य किला है वो और अभेद्य हो जाएगा आज की जीत के बाद। तो कुल मिलाकर के आज का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, और जो रुझान अब थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आप ये मानकर चलिए कि मात्र कुछ घंटों में, 4 से 5 घंटों में जो है तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी, और उसके बाद हमारे सामने जो तस्वीर होगी वो ये बताएगी कि इस देश की राजनीति में आने वाले समय में किस तरीके से किस राजनीतिक दल की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। चलिए बने रहिएगा ललित, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे। आप, हमारी पूरी टीम तैनात है जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। और पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरलम की बात करें, पुडुचेरी, असम, ये तमाम वो राज्य हैं जहां से तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। बस थोड़ी देर और रुझान आने शुरू हो जाएंगे, मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले अपडेट आपको टोटल न्यूज पर देंगे।